बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट 20 फरवरी 2026 को खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना SST-IT का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया है। तो आज के सेशन के अंदर हम उस टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि ये क्वेश्चंस जो है वो हमें स्टूडेंट्स के थ्रू मिलते हैं, क्योंकि कमीशन जो है वो अपना पेपर जो वो लीक आउट नहीं करता, ना वो स्टूडेंट्स को देता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें स्टूडेंट के थ्रू मिले हैं। स्टूडेंट्स को जो कुछ याद रह सका है, कुछ की स्टेटमेंट्स हमें अवेलेबल है, कुछ के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये वो है जो स्टूडेंट्स हमें आके बताए हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जो इस टेस्ट में आए थे तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम उसको भी अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन के अंदर SST-IT का जो टेस्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। SST-IT के सिलेबस के मुताबिक जो कमीशन ने सिलेबस पब्लिश किया था उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, पेडागोजी और जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो शामिल था। तो ज्यादातर हिस्सा 60% जो इसका हिस्सा था वो कंप्यूटर बेस्ड था। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन हम सबसे पहले कंप्यूटर का डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, यू हैव अ लॉट ऑफ डोल्स one inside other and you want to see all by opening their boxes, it is related to what? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस एनालॉजी के बारे में बता दूं जो यहां पर इस्तेमाल की गई है। ये रशियन डॉल्स या जिनको मेत्रुश्का भी कहते हैं, ये उनकी एनालॉजी इस्तेमाल की गई है। रशियन डॉल्स इस तरह की होती है कि वो सेम डॉल्स होती हैं, बड़े साइज के अंदर उससे छोटे वाली डॉल को पैक किया गया होता है, उससे अंदर उसके छोटे वाली डॉल को पैक किया गया होता है और उससे अंदर उससे छोटे वाली को। यदि अगर आप डॉल्स को देखना चाहते हैं तो आप पहले बड़ी डॉल को ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर उससे छोटी डॉल मिलेगी, फिर उसको ओपन करेंगे, उससे अंदर उसकी छोटी डॉल मिलेगी। तो यू कैन सी कि ये एक रिपीटिंग प्रोसेस है, इसलिए इसको रिकर्जन प्रोसेस कहते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी रिकर्जन प्रोसेस। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू जो वो एक्सप्लेन भी करेंगे। हाउ कैन यू इंप्लीमेंट वन टू मैनी रिलेशनशिप्स, यानी कि एक एंटिटी को आप काफी सारी एंटिटीज के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, सिंगल एंटिटी को काफी सारी एंटिटीज के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास इसके ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक प्राइमरी की बनाते हैं और उसको टेबल के ऊपर फॉरेन की के साथ एसोसिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी भी एक डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लें, उसके अंदर आप देख लें आपके पास दो डिपार्टमेंट है, एक सेल्स का और एक IT का। आपने उनको आईडी दे दी है 1 और 2। अब आपने अपने एम्प्लॉइज को आईडी एलोकेट करनी है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो सेल्स का है और कौन सा एम्प्लॉय जो है वो IT का है। तो उसके लिए आप देखें कि यहां पर एम्प्लॉय आईडी जब बनेगी ये 10-1, इसका मतलब ये है कि 10 उसकी एम्प्लॉयर आईडी है और 1 उसका जो डिपार्टमेंट है उसको इंडिकेट कर रहा है। इससे 10-2 अगेन 10 एम्प्लॉयर आईडी है, 2 उसका डिपार्टमेंट इंडिकेट कर रहा है। तो यू कैन सी कि हम सबसे पहले वन साइड जो वन की जो है वो डिजाइन करते हैं और उसको फिर टेबल के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। तो इस तरह आप एक एंटिटी को मैनी एंटिटीज के साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ट्विटर फीचर अलाउ इट टू अपलोड डिसअपेयरिंग कंटेंट। कि ट्विटर का वो कौन सा ऑप्शन है जो डिसअपेयरिंग कंटेंट को, यानी कि ऐसा कंटेंट जिसको पहले आप अपलोड करते हैं और कुछ अरसे के बाद वो वहां से गायब हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको अलाउ करता है। तो राइट ऑप्शन इसका बनता है फ्लीट्स। फ्लीट्स एक ऑप्शन है जो डिसअपेयरिंग कंटेंट को अपलोड करने की इजाजत देता है और ये 2021 को इस ऑप्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि ट्विटर को देन जो है वो सेल कर दिया गया और इसको ऑन कर लिया एलॉन मस्क ने और इसका नेम जो उन्होंने चेंज कर दिया, एक्स कर दिया। और एक्स ने दोबारा इस फीचर को लॉन्च किया है डिसअपेयरिंग मैसेज की सूरत में प्राइवेट चैट के अंदर। 2025 के अंदर ये दोबारा इसको डिसअपेयरिंग मैसेज के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया प्राइवेट चैट्स के अंदर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, विच फेसबुक फीचर रिकमेंड पीपल। कि फेसबुक का वो कौन सा फीचर है जो आपको आपके जानने वाले या आपके हल्के में आने वाले लोगों को रिकमेंड करता है। तो उस फीचर का नाम है पीपल यू मे नो। और ये जो फीचर है कैसे काम करता है, एक ऐसे एल्गोरिदम पर काम करता है जो काफी सारी चीजें सिमिलैरिटीज जो है उनको एनालाइज करता है, जिसमें आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आपका शेयर नेटवर्क्स है, कॉमन इंटरेस्ट, अपलोडेड कंटेंट्स, आपकी लोकेशंस, आपकी स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इन चीजों को वो एल्गोरिदम स्कैन करता है और वो तमाम लोग जो इन चीजों के साथ मैच करते हो वो आपको एज ए सजेशन इन द टैब ऑफ पीपल यू मे नो के साथ आपको शो करवाता है।
ओके जी, नेक्स्ट है व्हाट इज सीरियलाइजेशन इन प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो सीरियलाइजेशन है ये क्या होता है, इसके ऑप्शंस हमारे पास चूंकि अवेलेबल नहीं है कि इसके ऑप्शन क्या है, तो दैट इज मैं सीरियलाइजेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को या डाटा स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करते हैं इस तरह के फॉर्मेट के अंदर जो इजीली स्टोर, ट्रांसमिट और उसको रिकंस्ट्रक्ट जो है वो किया जा सके, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को किसी भी स्टोरेज के अंदर स्टोर करने के लिए या उसको किसी भी तरह प्रोसेस करने के लिए इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको हैंडल करना इजी हो, उस प्रोसेस को हम सीरियलाइजेशन कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है विच डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज यूज्ड टू इंप्रूव इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस, के डिस्क शेड्यूलिंग का वो कौन सा एल्गोरिदम है जो यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, इस एल्गोरिदम का नाम है स्कैन एल्गोरिदम या इसको एलिवेटर एल्गोरिदम भी कहते हैं। अब इसका नाम ही इसके काम को जो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि स्कैन एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है, जो आपकी डिस्क होती है, जो डिस्क ड्राइव्स होती है, उसकी जो डिस्क होती है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है, उसके ऊपर वो जो आर्म है वो स्टार्ट टू एंड इस तरह मूव करती है, स्टार्ट टू एंड मूव करती है, और जिस तरह वो मूव करती जाती है वो तमाम रिक्वेस्ट को एंटरटेन करती जाती है जो जो उसको रिक्वेस्ट मिली होती है डाटा एक्सेस के लिए, और इसी तरह जब वो एंड में पहुंच जाती है तो फिर उसी तरह ये वापस आती है। तो इस तरह इस मोशन के साथ वो पूरी डिस्क को स्कैन करती है और एक एलिवेटर की तरह, जिससे एलिवेटर पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है, तो एक लूप की तरह काम करता है, इसलिए इसको एलिवेटर एल्गोरिदम भी कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और जो वो केस बेस्ड सिनेरियो दिया गया है, इसके अंदर दो ट्रांजैक्शंस जो है वो दिखाई गई है, जिसमें पहली जो ट्रांजैक्शन उसमें रीड ए रीड बी राइट बी है, इस ट्रांजैक्शन 2 के अंदर भी रीड ए राइट बी राइट बी और रीड भी है। तो उसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका जो कन्फ्लिक्ट है वो सीरियलाइज्ड है या नहीं है। तो उसके लिए हम दो चीजें चेक करते हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट को देखने के लिए कि वो सीरियलाइज है या नहीं है। दो चीजें चेक करेंगे। पहली जो चीज चेक करते हैं वो उसकी देखते हैं प्रोसीडेंस ग्राफ, कि वो प्रोसीड कैसे कर रहा है, फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहा है या किसी पॉइंट पर वो रिवर्स प्रोसीडिंग कर रहा है। तो उसके लिए अगर आप चेक करें कि ए जो है वो राइट हो रहा है और उसके बाद बी जो है उसको रीड कर रहा है, यानी कि आप देखिए ए की जो प्रेसिडेंस है वो पहले है और बी उसके बाद आ रहा है। इस तरह जो ए राइट पहले हो रहा है इससे पहले के जो बी है वो राइट हो, यानी कि आप देखिए कि ए की प्रोसीडिंग रीडिंग और राइटिंग पहले हो रही है, देन बी की प्रोसीडिंग हो रही है इन बोथ ट्रांजैक्शन। तो यू कैन सी कि ट्रांजैक्शन जो मूव कर रही है टुवर्ड्स T1 टू T2, इसकी प्रोसीडिंग जो है वो फॉरवर्ड है। दूसरी जो चीज हम चेक करते हैं कि क्या कोई साइकिल है। साइकिल का मतलब यह कि ट्रांजैक्शन T1 के बाद दोबारा से ट्रांजैक्शन T2 के बाद दोबारा से T1 स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। T1 के बाद T2 और ट्रांजैक्शन एंड है, कोई रिपीटिशन या कोई लूप इसमें नहीं पाया जाता। तो ये दो चीजें कंफर्म करती हैं कि इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सीरियलाइज है। इसका राइट ऑप्शन जो वो यस बनता है, क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो सिनेरियो इसके अंदर जो सीरियलाइजेशन है वो मौजूद है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन डेटाबेस व्हिच ऑपरेशन परमानेंटली सेव्ड चेंजेस, के डेटाबेस के अंदर कौन सा जो कमांड है, कौन सा ऑपरेशन है जो डाटा को परमानेंट सेव करता है। तो कॉमिट COMMIT ये वो ऑपरेशन है जो डाटा को परमानेंटली सेव करता है, जिसको फर्दर जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। और इसका ऑपोजिट दूसरा जो ऑपरेशन है जो डाटा को बाद में एडिट करने की अलाउ करता है, उसको हम रोल बैक ऑपरेशन भी कहते हैं। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो कॉमिट ऑप्शन ही है। ओके, नेक्स्ट है विच की एनफोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन अ रिलेशनल डेटाबेस, के डेटाबेस के अंदर रिलेशंस प्रोड्यूस करवाने के लिए कि एक टेबल की एंटिटी को दूसरे टेबल की एंटिटी के साथ रिलेट करवाने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है। तो फॉरेन की जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है जी, हु कन्वर्ट MSIL टू नेटिव कोड एट रन टाइम, के जो MSIL है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है उसको नेटिव कोड में कौन कन्वर्ट करता है रन टाइम के अंदर। तो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, जिसको JIT कंपाइलर या JIT कंपाइलर भी कहते हैं। JIT कंपाइलर का काम है कि ये MSIL को नेटिव कोड में कन्वर्ट करे। ओके, जिसके बाद है इन चैट GPT विच टेक्नोलॉजी इज यूज, तो चैट GPT के अंदर जो LLM GPT है जो ओपन AI ने इस्तेमाल किया, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहते हैं, उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया गया है और ये वेरी किया है
विद इसके जो मॉडल्स हैं, जैसे कि बेसिक मॉडल में कुछ और चीजें हैं, इस तरह फर्दर जो इसके एनहांस मॉडल है, प्रो मॉडल है, उसके अंदर जो है वो ओमनी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस्तेमाल किया गया। बट बेसिकली जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जीपीटी है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली इसको ऑपरेट करवाने के लिए। जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर, यानी कि इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर को काफी सारा डाटा प्रोवाइड करके उसको ट्रेंड किया गया कि वो किस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस पर रिएक्ट करेगा। ओके, जिसके बाद टर्बो सी प्लस प्लस सपोर्ट्स कोर आई 3 एंड i5। इनके टर्बो सी प्लस प्लस जो है i3 i5 को कैसे सपोर्ट करता है? विद द हेल्प ऑफ एम्यूलेशन। एम्यूलेशन का मतलब ये है कि एक सिस्टम को वो टेम्परेरीली किसी दूसरे सिस्टम के तौर पर बिहेव करवाता है, उसको एम्यूलेशन कहते हैं। तो एम्यूलेशन के थ्रू ये उसको सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू दैट इज स्टोर्ड बिटवीन पोस्ट बैक्स इन वेब एप्लीकेशन। के वेब एप्लीकेशन स्पेसिफिकली ASP एनटी के अंदर NET के अंदर जो पोस्ट बैक्स के दरमियान कौन सी वैल्यू स्टोर्ड होती है, तो उसको हम व्यू स्टैट कहते हैं। व्यू स्टैट ही जो है पोस्ट बॉक्स के अंदर स्टोर्ड हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सिनेरियो बेस्ड केस है। एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया और पूछा यह गया है कि इसका जो है वो आउटपुट क्या होगा। तो जावा का ये स्क्रिप्ट है, यू कैन सी यहाँ पर इंटीजर i की बात की गई है और उसको असाइन की गई है वैल्यू 1 और उसकी आगे रेंज बताई गई है i इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि इंटीजर की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक वेरी करेगी। किसके साथ? यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर i++ है, मतलब हर दफा अगले इंटीजर के अंदर एक जो नंबर है वो ऐड होता रहेगा। और उसकी आउटपुट कैसे आनी है? सिस्टम आउट प्रिंट। अब यहाँ पे देखिए सिंपल प्रिंट लिखा है, इसका मतलब ये है कि लाइंस नहीं बनेगी, एक ही लाइन के अंदर ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पे प्रिंट इन लिखा होता तो देन इसका मतलब था ये इस तरह से लाइन बननी थी, यानी कि हर लाइन के अंदर एक आउटपुट आनी थी। तो यहाँ पर इसका आउटपुट जो है 1 2 3 4 5 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रेंज जो है वो इक्वल टू 5 लिखी गई है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 जो है वो ये कंफर्म कर रहा है कि हर दफा इंटीजर के अंदर एक एक नंबर जो है वो ऐड होगा। तो इसकी आउटपुट 1 2 3 4 5 बनेगी। ओके जी, नेक्स्ट है व्हाई डेटाबेस इंडेक्सिंग इज यूज्ड। तो डेटाबेस इंडेक्सिंग असल में चीजों को आसानी के साथ रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सिंपल एनालॉजी के लिए आप अगर समझना चाहते हैं तो जैसे आपकी बुक है, बुक के स्टार्ट में जो इंडेक्स लगा होता है तो वो आपको हेल्प आउट करता है अगर आपने पर्टिकुलर कोई पेज या कोई टॉपिक ढूंढना हो। अगर वो इंडेक्स ना हो तो आपको पूरी बुक सर्च करनी पड़ेगी किसी खास टॉपिक पर जाने के लिए। तो डेटाबेस के अंदर भी जो इंडेक्सिंग है ये डाटा रिट्रीवल को स्पीड अप करता है ताकि किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक जाने में आसानी हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इसके क्वेश्चंस हैं उसको भी हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हु लॉन्च द फर्स्ट मोबाइल ऐप स्टोर, कि पहला मोबाइल ऐप स्टोर जो है वो किसने लॉन्च किया था। तो 2008 में एप्पल ने जो पहला ऐप स्टोर था वो लॉन्च किया था। एक बाकायदा कमर्शियली अवेलेबल जो ऐप स्टोर था वो 2008 में एप्पल कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था अपने डिवाइसेस के अंदर, जिसके अंदर 500+ एप्स जो थी, डिफरेंट एप्स, उसके अंदर एंटरटेनमेंट भी, यूटिलिटी एप्स सारी मौजूद थी। तो पहला ऐप स्टोर एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और अगर आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर हम बात करें कि फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो किसे लॉन्च की थी, तो नोकिया ने 1997 में जो उसकी पहली गेम, उसकी फेमस स्नेक गेम थी, उसको एज ए फुली फंक्शनल ऐप के तौर पर देखा जाता है। फर्स्ट टाइम नोकिया ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1997 में अपने फोन्स के अंदर। बट एक इससे भी पहले सिमंस, IBM सिमन ने एक जैसे एड्रेस बुक या कैलेंडर की तरह यूटिलिटी एप्स जो वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन ये फुली फंक्शनल कमर्शियली अवेलेबल एप्स नहीं थी। दैट इज व्हाई हम नोकिया को कंसीडर करते हैं पहली ऐप लॉन्च करने वाला, और जो ऐप स्टोर जो पहला लॉन्च हुआ था वो एप्पल ने किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डेल एक कंप्यूटर कंपनी है, वो सपोर्ट करती है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो ऑप्शन इसके थे पर्सनल कंप्यूटर ओनली, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्वर्स या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डेल जो है वो तमाम तरह के कंप्यूटर जो वो मैन्युफैक्चर करता है उनकी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है जी इन विच ईयर पाकिस्तान IT सेक्टर एक्सपोर्ट्स रीच्ड रिकॉर्ड $3.8 बिलियन। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है इसके दौरान पाकिस्तान की जो IT सेक्टर था उसने रिकॉर्ड अपनी एक्सपोर्ट्स की थी $3.8 बिलियन की। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है इन हैमिंग 7 एक सॉफ्टवेयर है, व्हाट इज यूज्ड टू चेक विच बिट नीड टू फ्लिप फ्लॉप फॉर करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस के लिए हैमिंग 7 जो है वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता है कि कौन सी बिट जो है उसको चेंज करने की जरूरत है, उसको फ्लिप फ्लॉप करने की जरूरत है। तो सिंड्रोम वो टेक्निक है जिसके अंदर जो पैरिटी चेक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, चेक किया जाता है कि कौन सी बिट जो है उसको जरूरत है उसको फ्लिप फ्लॉप किया जा सके।
ओके, नेक्स्ट आ जाता है विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इज यूज इन डॉट नेट। डॉट नेट पे कौन सी मेमोरी टेक्निक इस्तेमाल की गई? तो गार्बेज कलेक्टर जो है ये टेक्निक थी जो बेसिकली ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट करती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, और फिर जो ऑब्जेक्ट्स के नो लॉन्गर यूजफुल होते हैं उनकी मेमोरीज को डिलीट कर देती है, वो लोकेशन किसी और को अलॉट कर देती है। इसको हम गार्बेज कलेक्टर जो है वो टेक्निक कहते हैं जो डॉट नेट फ्रेमवर्क इस्तेमाल करता है। उसके बाद आ जाता है विच डेटा टाइप इन पाइथन कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू। तो सेट डेटा टाइप ऐसी है जिसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू आप एंटर भी कर दे तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा। ओके जी, यहां तक हमारे पास कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन हमारे पास आ सके थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। इसके बाद क्वेश्चंस जो बाकी माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें पहले आ जाता है व्हाट डू पेडागोजी ऑब्जेक्टिव रेफर टू। कि पेडागोजी ऑब्जेक्टिव जो है वो किसको रेफर करते हैं? ऑप्शन हमारे पास थे लर्निंग आउटकम्स, टीचर कन्वीनियंस, एग्जामिनेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशन रूल्स। तो राइट ऑप्शन जो है वो लर्निंग आउटकम्स थे, क्योंकि ये लर्निंग आउटकम पर फोकस करता है, ये आर्ट ऑफ टीचिंग है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डज द टर्म पेडागोजी मींस। तो पेडागोजी की जो टर्म है, ये लफ्ज है, इसका मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग को पढ़ाने का जो आर्ट एंड साइंस है उसको हम पेडागोजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इंग्लिश का हमारे पास क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। के डोंट लुक एट अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब पूछा गया क्या है? तो ये असल में इसका मीनिंग ये होता है कि जो आपको गिफ्ट दिया जाए उसको एवेल्युएट नहीं करते बल्कि उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं विद थैंक यू। और इसका ओरिजिन कुछ इस तरह से है कि नॉर्मली स्पेनिश के अंदर जो घोड़ा जो है वो गिफ्ट अगर किसी को किया जाता था तो लोग बजाय इसके कि उसको एक्सेप्ट करके थैंक यू बोले, बल्कि उसके दांत देखने लग जाते थे, उसके खुर देखने, उसके कान, बाकी जिसामत उसकी देखना शुरू कर देते थे, यानी कि उस गिफ्ट को एवेल्युएट करना शुरू कर देते थे। तो उस हवाले से जो प्रोवर्ब यूज की जाती है कि जब आपको कोई गिफ्ट दिया जाए तो आप उसको एवेल्युएट ना करें बल्कि सिंपली उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें विद अ थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट है सेंटेंस वेयर जेरेंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। कि जेरेंड जो है वो किस सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया गया है? तो जेरेंड किसी वर्ब के आखिर में अगर आईएनजी लगा दें तो वो एज अ जेरेंड इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 3-4 ऑप्शंस होंगे, तो उसके अंदर स्विमिंग इज लाइक बाय हर, इस ऑप्शन को करेक्ट करार दिया गया क्योंकि इसके अंदर जेरेंड जो है वो इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है जी हु डिफीटेड बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को किसने डिफीट किया था? तो बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स थी उन्होंने 1857 की जो रिबेलियन थी उसके नतीजे में उसको गिरफ्तार किया था। 20 सितंबर को दिल्ली में जो उसकी फौजें थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो पहुंची थी। 21 सितंबर को उसको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको जलावतन कर दिया गया रंगून के अंदर, जो कि म्यांमार, मौजूदा म्यांमार का हिस्सा है। और 1862 में बहादुर शाह जफर वहीं पर ही फौत हो गए। उसके बाद चेंज द वॉइस ऑफ, यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया गया है, दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो राइट ऑप्शन इज देयर प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो ऑप्शन में से ये करेक्ट होगा। आगे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या किसको कहते हैं? तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है ये हमें बताते हैं कि किसी काम को कैसे किया जाए। जैसा कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो गाना जो वो खूबसूरती के साथ गाया जा रहा है, तो ब्यूटीफुली हमें बता रहा है कि गाने को कैसे गाया जा रहा है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। डेफिनेटली नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट मीनिंग मैंने आपको बता दी कि उसका मतलब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट उर्दू के कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि शायरी में हम आवाज अल्फाज जो शेर में एक जैसे अल्फाज आते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको काफिया कहते हैं। और उसके बाद कनूती का मुतरादिफ क्या होता है? तो कनूती ना उम्मीद, मायूस या यास पसंद ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो मायूसी या ना उम्मीदी का शिकार हो, जो हर चीज में नेगेटिविटी देखे, उसको कहते हैं। तो ना उम्मीद, मायूस, यास पसंद ये सारे ही कनूती के मुतरादिफ है। उसके बाद है इब्नुल वक्त किसका नावल है? तो डिप्टी नजीर अहमद ने ये नावल लिखा है जो 1888 में पहली बार पब्लिश हुआ था। उसके बाद है आब आब होना का क्या मतलब है, या इसको हम कहते हैं पानी पानी होना, उसका क्या मतलब है? तो इसके 3 मतलब जो है वो लिए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना किसी बात के ऊपर, तब भी हम कहते हैं आब आब होना। और इस तरह पसीने पसीने हो जाना, ये भी इसी मीनिंग में इस्तेमाल होता है कि खौफ के मारे या गर्मी की वजह से वो पसीने में जो है वो बंदा शराबूर हो जाए। नरम हो जाना, पिघल जाना, कि किसी की ऐसी बात जो आपके दिल को नरम
कर दे, आपके जो किसी की तकलीफ देखकर आपका दिल पसीज जाए, उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास्ट विच ईयर, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कब अडॉप्ट की गई थी? तो ये मार्च 12 1949 को ये रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट की गई थी। ओके जी, दैट्स इट फॉर द सेशन। जो पेपर के जितने क्वेश्चन हमारे तक आ चुके थे, मैक्सिमम क्वेश्चन वो यहाँ हमने डिस्कस करनी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर शामिल नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे ऑनगोइंग सेशंस के बारे में, हमारी बुक्स या नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए इन पे कांटेक्ट करके आप हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी एमके प्रिपरेशंस की भी और एमके पब्लिकेशंस की भी इंफॉर्मेशन जो वो ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशंस सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बर वक्त मिलती रहें। दैट्स इट फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।